हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और हमारे पास है 3 टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है चाइनाज टेम्पोररी बैन ऑन हीलियम। चाइना ने टेम्पोररी हीलियम पे बैन लगाया है। सेकंड इज इंडिया एंड इट्स ट्रेड डील्स। थर्ड इज चाइना टेस्टिंग रीयूजेबल रॉकेट्स। चाइना जो है रीयूजेबल रॉकेट्स को ट्रेड कर रहा है। तो ये तीनों टॉपिक्स में है, इसको हम लोग फटाफट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, GS3 या GS2 दोनों में आप टॉपिक समझ सकते हो, क्योंकि साइंस बेस्ड टॉपिक है। हीलियम भी साइंस बेस्ड है, ट्रेड भी एक इकोनॉमी बेस्ड टॉपिक है, और रीयूजेबल रॉकेट्स भी साइंस बेस्ड टॉपिक है। तो GS3 का पार्ट भी मान सकते हो आप, और या तो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट भी आप इसको मान सकते थे। तो एक एक करके हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चाइनाज टेम्पोररी बैन ऑन हीलियम। टेम्पोररी बैन ऑन हीलियम क्या है? व्हाट इज द टेम्पोररी बैन ऑन हीलियम? चाइनाज टेम्पोररी एक्सपोर्ट बैन ऑन हीलियम। चाइना ने टेम्पोरली हीलियम के ऊपर एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया है, उसको हम पढ़ते हैं। तो चाइना अनाउंस्ड ए टेम्पोररी बैन ऑन हीलियम इफेक्टिव इमीडिएटली एज द रिजम्पशन ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया threatens to trigger new shortage of gas critical for chip manufacturing. तो हीलियम इज वेरी क्रिटिकल फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग। जो भी सेमीकंडक्टर चिप होते हैं या चिप्स जो बनते हैं, उनके लिए हीलियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस होता है। और वापस से ईरान और यूएस के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा, वापस से हीलियम के एक्सपोर्ट पे चाइना ने क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। चाइना इंपोर्ट्स 80% हीलियम एंड प्रोड्यूस नियरली 1.6। बहुत कम ही वो प्रोड्यूस कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा वो इंपोर्ट ही करता है। अर्लियर दिस ईयर यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान लेड टू हीलियम शॉर्टेज, जिसकी वजह से हीलियम शॉर्टेज हो गया और चिप्स का शॉर्टेज हो गया पूरे वर्ल्ड में। चाइना इज ऑल्सो लुकिंग टू बूस्ट डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस इंडस्ट्रीज डिपेंडेंस ऑन कटिंग एज एनवीडिया सेमीकंडक्टर्स दैट फेल अंडर यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो जो एनवीडिया के चिप्स हैं, उसके ऊपर जो यूएस के कंट्रोल में चले गए, तो उसके ऊपर चाइना और ज्यादा अपना डोमेस्टिकली चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाह रहा है। चाइना इंपोजेस अ टेम्पररी हीलियम एक्सपोर्ट बैन अमिड मिलिट्री टेंशंस। तो चाइना को है कि एक एक्सपोर्ट बैन करे। हीलियम के बारे में आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, He हम लोग कई बार He2 और 4 ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, 4 उसका मास नंबर होता है, 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये एक इनर्ट गैस होता है। इनर्ट, किसी बाकी गैसों से ये रिएक्शन नहीं करता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। यहाँ पे हीलियम को टेस्ट करने का कोई टेस्ट नहीं आएगा, नॉन टॉक्सिक है। इनर्ट जब ये रिएक्शन करता ही नहीं है तो ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। इट इज द सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ऑब्वियस बात है, हाइड्रोजन के बाद सबसे लाइटेस्ट कौन है? हीलियम ही है। तो हीलियम के बाद, हीलियम के पहले कौन आता है? हाइड्रोजन। इन्फ्लामेबल नहीं है, हाइड्रोजन जल जाता है, हाइड्रोजन जल के H2O बनाता है, हीलियम जलता नहीं है। जलता होता तो रिएक्ट करता तो इसको रिएक्शन वाला बोलते हैं। नॉन रिएक्टिव है इसलिए जलता नहीं है। वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। बहुत कम मतलब -269 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये गैस फॉर्म में रहता है। -269 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर ये होता तो ये लिक्विड फॉर्म में होता। तो ये एकिंग इज यूजफुल फॉर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे भी हीलियम गैस ही रहता है। तो गैस रहता है तो इसको यूज करना क्या होता है? आसान रहता है। तो वेयर डज हीलियम कम फ्रॉम? क्या होता है? जब यूरेनियम और थोरियम का डिके होता है, वहां से एक्सेस हीलियम प्रोड्यूस होता है। इट एक्यूमुलेट्स इन सम नेचुरल गैस डिपॉजिट, नेचुरल गैस के डिपॉजिट में जाता है। हीलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है यूएस, कतर, अल्जीरिया, रशिया और कनाडा। यूएस एंड कतर जो है हीलियम को डोमिनेट करते हैं। 75% जो उसका प्रोडक्शन है यूएस और कतर में ही होता है। कहां कहां हीलियम यूज होता है? मिसाइल के सिस्टम में, रॉकेट टेस्टिंग में यूज होता है। प्रेशराइज एंड पर्ज रॉकेट फ्यूल टैंक्स में, प्रेशर सिस्टम में यूज होता है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। मिलिट्री रिसर्च में यूज होता है। हेल्थ केयर में कूल्स द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। जो मैग्नेट होता है सुपर कंडक्टिंग, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होते हैं, उनको ठंडा करने में काम आता है।
है ना, एमआरआई स्कैनर्स में, मेनी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी में हीलियम का काम आता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप्स के मैन्युफैक्चर के टाइम पे अगर हीलियम गैस वहां पे हो तो इनर्ट एक एटमॉस्फेयर देता है जहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो। यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड एलसीडी पैनल, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल है। लिक्विड हीलियम इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल। लिक्विड हीलियम जो है वो लिक्विड हीलियम, क्योंकि लिक्विड बनने के लिए उसको जाना पड़ेगा 4.2 केल्विन से भी नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 0 केल्विन पे ये कोल्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल का नाम हो जाता है कौन, हीलियम। तो हीलियम के बारे में बात हो रही है, देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ हाउ द जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज impacting various sectors from fuel to fertilizer and even the trade of critical and strategic mineral। तो बात यहाँ वही है कि इंडिया भी अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करे, हम लोग भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया फोकस ऑन क्वाड, हम क्वाड जो 4 कंट्री इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया से बना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए। अब ये एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स से स्पेसिफिक, पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। इंडिया एंड इट्स ट्रेड डील्स, देखो ये एक प्रीमियम टॉपिक है, प्रीमियम टॉपिक मतलब अच्छा टॉपिक है। वाई इंडिया इज चेजिंग द रॉन्ग ट्रेड डील्स। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल ये कहता है कि हम रॉन्ग ट्रेड डील्स को चेज कर रहे हैं। तो ट्रेड डील कौन सा वाला अच्छा होता है? ट्रेड डील वो वाला अच्छा होता है जिसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस होता। इंडिया का ट्रेड सरप्लस सबसे ज्यादा किसके साथ है? ट्रंप साहब के साथ है, यूएस के साथ है। तो यूएस के साथ तो ट्रेड सरप्लस है, बट यूएस के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, जबकि बाकी कंट्रीज के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूके के साथ अभी हम लोग ट्रेड डील में चले गए हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में। तो ये आर्टिकल कहता है हमें यूएस के साथ वैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि वहां से हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया से एनुअल गुड्स ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, खाली गुड्स का है ना, आप सर्विसेज मत सोचो, खाली गुड्स का ही ट्रेड सरप्लस हमारा $42 बिलियन है। दिस वाज अचीव्ड विदाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूएस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बिना हमारा कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूएस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं हुआ है। हम लोग क्या क्या चीजें यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं? हम लोग दवाइयां यूएस को भेजते हैं, दवाइयां, भर के, टेक्सटाइल, कपड़े हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स। अब यूएस वाले लोग हमारे बनाए हुए कपड़े पहनते हैं और आप यूएस वाले कपड़े खरीदने के फिराक में लगे हुए हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये तो सर्विसेज हो गया। हम केमिकल्स बेचते हैं, हम ज्वेलरी बेचते हैं, हम मशीनरी बेचते हैं। वाई द यूएस मार्केट मैटर्स? लार्ज कंज्यूमर मार्केट, हायर परचेजिंग पावर, पैसा बहुत है यूएस वालों के पास। डिमांड फॉर इंडियन गुड्स, इंडियन गुड्स का डिमांड है, इंडियन गुड्स की रेस्पेक्ट है, इंडियन सर्विसेज की रेस्पेक्ट है। कहां पे? यूएस में। इंडियन ओरिजिन के लोग ही बहुत हैं, जाके वो इंडियन गुड्स ढूंढते रहते हैं। कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज, कंपैरिजन विद अदर ट्रेड एग्रीमेंट। द ऑथर कंपेयर्स दिस विद इंडियाज ट्रेड रिलेशन विद ईयू। हमारा ट्रेड रिलेशन ईयू के साथ, यूके के साथ, जापान के साथ। इंडियाज ट्रेड सरप्लस विथ दीज पार्टनर, वो हमारा सरप्लस है बट बहुत कम है, 12 बिलियन के अराउंड है। आर्गुमेंट क्या है? हमारा यूएस के साथ एफटीए नहीं है बट भी सरप्लस बहुत ज्यादा है। अगर हम ट्रेड जो है, ट्रेड को, फ्री ट्रेड को यूएस के साथ नेगोशिएट करें तो हमारे लिए वो क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन रेज इज whether the FTA signed with 3 nations are just the tool of diplomatic visibility and political messaging or actual bringing economic gains, export competitiveness and wider market access। हमने जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया ईयू के साथ, यूके के साथ, वो क्या है एक्चुअली? क्या वो एक्चुअली में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए है? क्या एक्चुअली में वो इकोनॉमिक गेन्स के लिए है? क्या एक्चुअली में वो वाइडर मार्केट एक्सेस के लिए है? ये सारे कीवर्ड्स हाईली इंपॉर्टेंट है। या वो सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी के लिए है, या वो सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग, मतलब हम मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ जा रहे हैं, हम जापान के साथ जा रहे हैं, हम यूके के साथ जा रहे हैं। हमारा वो मैसेजिंग क्या है? पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए है या डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी के लिए है, या एक्चुअली में हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस करना चाह रहे हैं? हम एक्चुअली में क्या करना चाह रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, जब ये ट्रेड डील्स हो रहा था तो मैं आपको बता रहा था यूएस ने इंडिया के ऊपर थोड़े बहुत सैंक्शन लगा के रखे थे। सैंक्शन मतलब टैरिफ के फॉर्म में, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के रखे थे। तो एक तरह से वो पॉलिटिकल मैसेजिंग भी था, डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी भी था।
तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी थी जो इंडिया ने फाइनली किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, फॉर्मल पैक्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ। टैरिफ या तो बिल्कुल रिड्यूस कर दो या एलिमिनेट कर दो, कोटास वगैरह हटा दो, बैरियर्स हटा दो, ट्रेड इजी होने लगता है। इंडिया ने हाल फिलहाल बहुत सारे कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किया है। एफटीए में क्या होता है, ट्रेड, और एक होता है सेपा। सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें पार्टनरशिप की बात होती है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा जापान के साथ हुआ, या एफटीए साउथ कोरिया के साथ है, सिंगापुर के साथ है, मलेशिया के साथ है, यूएई के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मॉरिशस के साथ है, और ईटीएफए ब्लॉक जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein आते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड का भी इस साल साइन हुआ, यूके का भी साइन हुआ। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं, इनके साथ इंडिया का ऑपरेशनल एफटीएज है। ये नाम आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से किस किस कंट्री के साथ, एंड आई रिपीट, इनमें से किस किस कंट्री के साथ इंडिया का या तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। एफटीए का बेनिफिट क्या है, ट्रेड एक्सपेंशन होगा, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन होगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन होगा, और प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस, प्रिफरेबली हमें मार्केट का एक्सेस मिलेगा, कहां का, यूएस का। चैलेंजेस क्या है, ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट ऑफन ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से फास्टर ग्रो करता है। इंडिया आसियान के केस में, इंडिया जापान के केस में अंडर यूटिलाइजेशन। इंडियन एक्सपोर्टर्स स्पेशली एमएसएमई ऑफन फेल टू क्लेम एफटीए बेनिफिट्स ड्यू टू लो अवेयरनेस एंड कॉम्प्लेक्स रूल ऑफ ओरिजिन। हमारे जो एमएसएमई होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो बेनिफिट है वो कई बार उनको मिल नहीं पाता है, क्योंकि उनको कई बार नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज की कमी होती है। अलग अलग सेक्टर, जैसे न्यूजीलैंड के साथ हमारा एफटीए है। अब न्यूजीलैंड में बहुत सारा दूध और डेयरी का प्रोडक्शन है, वो इंडिया में आएगा। इंडिया में आएगा तो क्या होगा, इंडिया का जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है वो वल्नरेबल फील करेगा। रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंस इशू, बहुत सारा कॉम्प्लायंस का इशू होगा, है ना, रूल्स फॉलो करने का। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी मतलब, है ना, कोई चीज आप बेच रहे हो, एक्सपोर्ट का ड्यूटी ज्यादा, या कोई चीज मान लो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आप बना रहे हो पनीर, तो पनीर पे टैक्स मान लो लग रहा है 10%, और मिल्क पे टैक्स मान लो लग रहा है 20%, तो मिल्क से ही पनीर बनता है, तो इसको क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो कई बार अगर इनकी वजह से, एफटीएस की वजह से ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाता है। तो हमें एक बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर। लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा घटाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, है ना, स्टोरिंग का कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट एक्सपोर्टर्स इजियर कंप्लायंस, यूज एफटीए एज टूल्स नॉट गोल्स। एफटीए हमारे लिए टूल्स होना चाहिए। हम एफटीए कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, वाह एफटीए कर लिया। एफटीए करने से नहीं होगा, एफटीए इज जस्ट अ टूल नॉट अ गोल। एफटीए के बाद काम करना शुरू होगा, एफटीए के बाद आप ट्रेड बढ़ाओ, बाकी चीजें बैरियर्स रिड्यूस करो, तो जाके इकोनॉमिक गेन्स अचीव होगा। अब ये रहा प्रीलिम्स वर्दी क्वेश्चन, जिसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो और वहां से फिर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, चाइना सक्सेसफुली टेस्टिंग रीयूजेबल रॉकेट्स। रीयूजेबल रॉकेट्स को चाइना सक्सेसफुली क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। चाइना सक्सेसफुली टेस्ट सी बेस्ड रॉकेट बूस्टर रिकवरी सिस्टम, से स्टेट मीडिया क्या बोल रहा है कि चाइना सक्सेसफुली टेस्ट कर रहा है सी बेस्ड रॉकेट बूस्टर रिकवरी सिस्टम। रॉकेट बूस्टर रिकवरी सिस्टम मतलब रॉकेट लॉन्च हो जाएगा, फिर रॉकेट को रीयूज भी किया जा सके, वो चाइना यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल रॉकेट रिट्रीवल सिस्टम यूजिंग अ नेट अटैच्ड टू अ सी प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल रॉकेट रिट्रीवल सिस्टम। द लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द हेनन commercial space launch site in southern China in about 6 minutes after separation of its booster in upper stage. The booster returned vertically and it was recovered on an offshore platform. तो ये रॉकेट जो है, ये लॉन्च होने के बाद से उसका रिमेनिंग पार्ट जो है ना, रॉकेट जब लॉन्च होता है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब ऊपर वाला पार्ट निकल गया, नीचे वाला पार्ट वापस भी आ गया, उसको रिकवर भी कर लिया गया, ये हुई ना बात, फिर से रीयूज किया जा सकेगा। ये चाइना का फर्स्ट सक्सेसफुल रिट्रीवल था ऑर्बिटल ग्लास का। लॉन्ग मार्च 10B हैज बीन कंपेयर्ड टू द फाल्कन 9। फाल्कन 9 स्पेसएक्स का जो है उससे कंपेयर किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च 10B याद रखिए अब आगे से।
आगे से आपको याद रखना है लॉन्ग मार्च 10B, है ना, जैसे फाल्कन 9 है रॉकेट सिस्टम स्पेसएक्स का, वैसे इसका वो है। It was developed for the commercial aerospace, the China Academy of Launch Vehicle Technology, and it's capable of carrying a payload of at least 16 metric tons to lower orbits. Reusable rocket are launch vehicle or rocket stages that are designated to be recovered after launch, refurbished if needed and flown again. SpaceX का Falcon 9 है, Blue Origin New Shepard है, इसरो का reusable launch vehicle प्रोग्राम इसरो का भी है। तो ये सारे प्रोग्राम है। रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, पेलोड उसमें से निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन के बाद वापस से लॉन्चिंग पैड पे या कहीं शिप में इसको फिर वापस गिरा लिया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, कुछ खराबी तो नहीं आई, कुछ टूटा फूटा तो नहीं गया, रिफर्बिश किया जाता है जरूरी होने पे, और अनदर फ्लाइट के लिए क्या कर लिया जाता है, प्रिपेयर कर लिया जाता है। देखो यहां से रॉकेट गया ये एक पार्ट टूट गया, एक पार्ट निकल गया, अब एक पार्ट यहाँ गिर गया, इसको वापस से क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। इससे आगे लॉन्च कॉस्ट कम हो जाएगा, टर्न अराउंड बिटवीन मिशन फास्ट हो जाएगा, है ना, रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू रॉकेट का मैन्युफैक्चरिंग स्टेज कम हो जाएगा। चैलेंजेस क्या आएगा, चैलेंजेस रिफर्बिशमेंट में भी पैसा लगता है, रीयूजेबिलिटी एड्स वेट एंड इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इसको वापस रीयूज करना होगा तो उसमें भी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या करते हो, पेन का रिफिल बदल देते हो, नया रिफिल लगा लेते हो, लेकिन पेन में वापस आपको इंक डालना पड़े, मुश्किल काम है, वही है यहाँ पे भी है, चैलेंजेस मुश्किल काम आएंगे, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। कंक्लूजन क्या है, चाइना हैज स्पेंट नियरली अ डेकेड डेवलपिंग रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, तो चाइना ऐसा डेवलप कर रहा है। ठीक है, 2 attempts by private Chinese firm Land Space and state-owned China Aerospace Science and Technology Corporation failed to complete the crucial. India is already working on programs like IRSLV, TD to expand horizon. तो जैसे जैसे स्पेस मिशन और बढ़ेंगे, ये रीयूजेबल रॉकेट जो है इनका यूज शुरू हो जाएगा, जो कि कॉस्ट कटिंग के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो ये रहे प्रीलिम्स वर्दी क्वेश्चन, और अब आगे इसको करिए, मेंस वर्दी क्वेश्चन धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।